इन्हें आप ध्यान से थोड़ा सा समझें, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी परीक्षा में। यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है, डेसिबल। तो डेसिबल क्या है बच्चों, जब ज़्यादा शोर होता है तो डेसिबल में बच्चों ध्वनि को मापते हैं। जैसे कि बड़े बड़े डेक होते हैं, उनमें आप देखना वहाँ पर डीबी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डीबी, डेसिबल। 100 डेसिबल, 150 डेसिबल, ठीक है। तो जो शोर को कैसे नापते हैं अपन? डेसिबल से नापते हैं। कैसे नापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। और जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जिससे अपन को कानों में अच्छे लगें, तो वो शोर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो गाना है तेज बज रहा है, ऐसा नहीं कि कानों में चुभ है, किसी को दिक्कत हो, तो परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, एक ऐसा वाद्य यंत्र जो कानों को अच्छा लग रहा है लेकिन आवाज़ तेज है, तो वो शोर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो अपन ने तीन बातें सीखी अपन ने, कि शोर को किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। अब मुर्गी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, झाबुआ जो अपना प्रदेश है, आदिवासी एरिया है, तो झाबुआ में कड़कनाथ, बच्चों झाबुआ में कड़कनाथ नाम का एक मुर्गा मिलता है। ये पूरा का पूरा काला होता है, इसका मांस भी काला होता है, ये बहुत महंगा आता है। तो पूछा जाता है कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ मिलेगा आपको, तो बता देना, ये आपको झाबुआ में मिलेगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपको ये मिलता है, ठीक है। तो ये अपन ने सीख लिया। अब हम दूध की बात करते हैं। तो दूध होता है बच्चों, दूध में शर्करा भी होती है, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होती है। क्या होती है? प्रोटीन भी होती है। अब दूध की, आजकल देखो मिलावट सब में है, तो दूध की शुद्धता पता करना है बच्चों, तो कैसे नापते हैं अपन? एक मशीन आती है लैक्टोमीटर। क्या आती है? लैक्टोमीटर। तो परीक्षा में भी पूछते हैं कि दूध की शुद्धता कैसे नापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम तंतु के बारे में। तो तंतु माने होता है कोई चीज़ का है, एक 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 करके वो जुड़ करके कुछ ना कुछ बन गया। रस्सी है, धागा है, पन्नी है, ठीक है। तो जो मनुष्यों ने विज्ञान के द्वारा जो रस्सी बनाई है, या कोई पतली उम, कुछ परत बनाई है, ठीक है। तो कृत्रिम तंतु जो है, जैसे नायलॉन रस्सी है, ये कृत्रिम है, पूछते हैं परीक्षा में। पॉलीथीन है, जिससे आप सब्जियां भर के लाते हैं, कई बार रोक लग जाती है। तो जो पॉलीथीन है बच्चों, ये क्या है? कृत्रिम है। नायलॉन भी बच्चों कृत्रिम है। पूछते हैं कि नायलॉन प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है, जो मनुष्यों ने बनाई है उन्हें अपन कृत्रिम कहते हैं। है सरल, नायलॉन रस्सी ये कृत्रिम है, पूछा गया परीक्षा में कई बार। अब जो पूछते हैं एक बार, और पॉलीथीन जो है कैसे बनती है, तो बच्चों जो पॉलीथीन है वो इथिलीन से बनती है, ये भी पूछते हैं। पॉलीथीन कैसे बनती है? इथिलीन से बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। तो जो अम्ल वर्षा होती है, ये क्या है बच्चों, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ऐसे पेट्रोल शुद्ध करने वाले कारखाने हैं बड़े बड़े, जो कि मथुरा में हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये मिलकर के बच्चों क्या है बच्चों, तेजाब बनाते हैं। जब ये बरसात के साथ बरसती है, तो उसे अपन अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? अपन अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो अम्ल वर्षा के कारण बच्चों जो है, आगरा के जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है बच्चों, इसकी चमक चली जा रही है, ये अब कम चमकने लगा है। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण पूछते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा जो से ताजमहल को नुकसान हो रहा है, तो अम्ल वर्षा हो क्यों रही है आसपास? मथुरा के तेल शोधक कारखाने के कारण पूछा गया है। अम्ल वर्षा जो है ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है, तो किसके कारण? मथुरा के तेल शोधक कारखाने के कारण, ठीक है, ध्यान देना। तो ये पूछा गया कई बार कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही वास्तव में क्या है? अम्ल वर्षा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ आपका, ठीक है। अब एक बात और है, अब ये कैसे पता लगे कि वास्तव में यहाँ तेजाबी वर्षा हो सकती है, इसको कैसे बचाया जाए? जब वायुमंडल में बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर एक ऐसा पौधा बच्चों आपको दिखाई देने लगेगा आसपास, कहीं ना कहीं। उस पौधे का नाम बच्चों लाइकेन। अगर लाइकेन आपको कहीं दिखाई दे जाए, तो समझ लेना कि आसपास वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। जैसे ही सल्फाइड में ऑक्सीजन मात्रा में वृद्धि होती है, आपको लाइकेन के पौधे दिखाई देने लगेंगे। तो सूचक लिखा है, सूचक। तो लाइकेन पौधा सूचक है किसका? है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो अब आसपास फिर वैज्ञानिक पता करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड किस कारण आ रही है, फिर वो रोक लगाते हैं। अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी आजकल, तापमान में भयंकर वृद्धि हो रही है, किस कारण से? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण।
ठीक है। अब एक ग्रीन हाउस गैसें क्या है बच्चों, ऐसे आपके देखो CO2 है ग्रीन हाउस गैस, एक आपकी CH4 है, ठीक है, और एक आपकी देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, कई बार पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वातावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है। पूछते हैं कि तापमान वृद्धि किस कारण से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रही है। पूछेंगे एक आध ग्रीन हाउस गैस का नाम बता दो, तो बता दियो CO2, और नहीं माने तो CH4 बता दियो, और नहीं माने तो NO2 बता दियो। क्या दिक्कत है आपको, है? अब पूछते हैं नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत। नवीनीकरण मतलब होता है बच्चों जब उनको अपन नवीन कर सकें, माने उनको अपन नए रूप में दोबारा से प्राप्त कर सकें। जैसे सुबह देखो हो जाती है, फिर रात, फिर सुबह। तो जो सूर्य ऊर्जा है बच्चों, ये नवीनीकरण स्रोत है। सोलर सेल लगा दो, हैं, तो दो कितनी अच्छी बात है, उसमें कोई ईंधन जो है नहीं लगता है। तो सूर्य ऊर्जा जो है बच्चों ये नवीनीकरण स्रोत है। जैव भार, ठीक है, एक है आपकी जल ऊर्जा। अब बड़े बड़े बांध हैं, उनसे विद्युत बन रही है, फिर पानी खत्म हो जाता है, वर्षा हो जाती है, फिर बांध भर जाते हैं, फिर विद्युत बनने लगती है। वायु ऊर्जा है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगी हैं कई जगह, जैसे कि देवास में लगी हैं। तो ये ख़त्म नहीं होती, ये दोबारा बन जाती है। तो अपन परीक्षा में कभी कन्फ्यूज़न लगे आपको तो ऐसा सोच लेना, जिस ईंधन को अपन या जिससे अपन ऊर्जा दोबारा से प्राप्त कर सकें, तो उन्हें अपन नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। और अपन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकें, उन्हें अपन अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ियाँ हैं, तो इन्हें अपन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें अपन अनवीनीकरण स्रोत कहेंगे। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो नवीनीकरण स्रोत बच्चों को आप याद कर लेना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बच्चों जो आपको यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सौर सेल। तो जो आपने सोलर प्लेट सुनी है, सोलर प्लेट है, तो उसमें सौर सेल लगी होती हैं जिससे लाइट बनती है, ठीक है। तो इनमें बच्चों क्या है, सिलिकॉन नाम का पदार्थ रहता है, उससे सोलर प्लेट बनाई जाती हैं। अब बच्चों जो ऊर्जा प्रवाह है, इससे प्रश्न आता है। ऊर्जा प्रवाह बच्चों हमेशा एक दिशा में होता है, ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो, अब क्या है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक, माने वायु में ऐसे अवांछित माने खराब, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे खराब पदार्थ मिले हो गए तो उस वहाँ की वायु जो है प्रदूषक वायु कहलाती है। अब ये किस कारण से हो सकती है, वायु में बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड मिली होवे, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होवे, जैविक ईंधन का धुआं होवे, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगे होवे। तो ये मान के चलो बच्चों कि वहाँ के आसपास जो है वायु प्रदूषण का शिकार है। वहाँ की जो वायु है प्रदूषित होगी, किसके कारण बच्चों, वहाँ पर CO की मात्रा हो, माने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक ईंधन का दहन हो रहा हो, और बहुत सारे वाहन हों, जनरेटर चल रहे हों, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, बसें, ट्रक, बस और उद्योग हैं वहाँ पर चले, तो वहाँ पर बच्चों जो है वायु प्रदूषित होती है। तो ये मुख्य हमने बता दिए आपको। हम जल प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल प्रदूषण भी हो जाता है उद्योगों के कारण, बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ का जो कचरा है वो नदियों में जा रहा है, तो जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अब जब जल प्रदूषण हो रहा है तो क्या सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लाने एक अधिनियम बनाया। ये कब बनाया था, ये 1974 में बनाया था, ये पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रदूषण कर दिया लोग बागन ने, तो उनको माने रोकवे के लाने, मोटिवेट करवे के लाने कुछ अच्छी काव्य पंक्तियाँ, अच्छे गाने भी बनाने चाहिए, तो बनाए गए हैं। एक आपने देखा होगा जब कचरा जो है भरने गाड़ियाँ आती हैं, तो उनमें एक गाना बजता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, सुना आपने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। ये किसने लिखा था, ये प्रसून जोशी ने लिखा था, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये प्रसून जोशी ने लिखा था। तो हम बात कर लेते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये आपका उमरिया में है। ये पूछते हैं उमरिया कहाँ है, आपको पता होगा, आप उमरिया मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो बांधवगढ़ जो है उमरिया में है, उमरिया में है, ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रश्न और पूछते हैं बच्चों
कि जो सफ़ेद शेर हैं ये कहाँ पर हैं, तो सफ़ेद शेर बच्चों रीवा ज़िले में मिलते हैं। सफ़ेद शेर कहाँ मिलते हैं, रीवा ज़िले में मिलते हैं, देखे गए हैं, ये पूछा गया परीक्षा में, ध्यान रहे। अब एक प्रश्न और है कि अपघटित नहीं, अपघटित नहीं माने जो नष्ट ना हो गए, वो जो नष्ट ना हो गए। जैसे कि अब प्लास्टिक है, ये नष्ट नहीं होती है, तो इससे बहुत प्रदूषण फैलता है, तो प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, ठीक है, तो ये अपघटित नहीं होती है। इसी तरह बच्चों एक डीडीटी होती है, ये भी अपघटित नहीं होती है। अब ऐसे ये तो सरकार ने बंद कर दी, कैसे समझना, जो डीडीटी है डीडीटी है मच्छरों को मारने के लिए ये चली थी। अब क्या है, ये पानी में चलेगी, पानी को उस जंतु ने पी लिया, ठीक है, और वो जंतु मर गया, जंतु को किसी और जंतु ने खा लिया, वो जंतु मर गया, और जंतु को वो जंतु ने खा लिया, तो वो जंतु मर गया। तो माने जो डीडीटी है ये नष्ट ही नहीं होती है, ये नष्ट ही नहीं होती, ये जीव को मारने के बाद दूसरे जीव को मार देती है, तो ये डीडीटी पर रोक लग गई है, अब ये डीडीटी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब ये प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छा, ये ऐसा पूछा जाए कि न्यूनतम प्रदूषण कौन सी गैस करती है, सीएनजी। जो मोटर कारें हैं, जो छोटे छोटे वाहन हैं, उनमें अब सीएनजी का उपयोग होता है। क्या का उपयोग होता है, सीएनजी का, आपने सुने होंगे सीएनजी, वाहनों पर लिखा भी रहता है सीएनजी वाहन। तो सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का मतलब है, ठीक है। तो ये सस्ती भी पड़ती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है, बहुत कम प्रदूषण करती है। अब सबसे ज़्यादा प्रदूषण की बात करें तो वो होता है बच्चों रेडियोधर्मी पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ध्यान दें, पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रदूषण किससे होता है, तो होता है रेडियोधर्मी पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है काय से संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग बच्चों कृषि से संबंधित है, सूती वस्त्र उद्योग सबको पता है। अब कलपक्कम जो है रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर कलपक्कम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा, जो रेडियोधर्मी पदार्थ की बात कर रहे थे अपन कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं ये निकलते कहाँ से हैं, तो ये रिएक्टर से निकलते हैं, परमाणु रिएक्टर से, यहाँ बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ से निकलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं यूरेनियम, किसकी, यूरेनियम। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसको रख दो तो इससे आपसे आप किरणें निकलती हैं, जिससे जिससे बहुत बीमारियां हो सकती, कैंसर हो सकता है। पूछा जाएगा आपसे कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। और रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ से निकलते हैं अपन को, हानिकारक रेडियो एक्टिव कहाँ से निकलते हैं, रिएक्टर से निकलते हैं, परमाणु रिएक्टर से निकलते हैं। पूछेंगे किसी एक रेडियोधर्मी पदार्थ का नाम बता दो, तो बता दियो यूरेनियम, बता देना यूरेनियम 238, पूछेंगे वो तो बता देना ये आपका यूरेनियम तत्व है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, कभी आपने सुना है जो घासें होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। अब घास को कौन खाता है, शाकाहारी जंतु खाते हैं, जैसे कि आपकी भैंसें हो गई, हिरण हो गए, खरगोश हो गए, ठीक है, जानवर बैल हो गए, तो जानवर दिखते हैं आपको, भेड़ें हो गई, ठीक है। तो घास को कौन खाते हैं, शाकाहारी जंतु। और आपको पता है वो जिस जगह बच्चों शाकाहारी जंतु घास को खा रहे हैं तो वहाँ की घास बहुत वृद्धि करती है। ऐसा भी पूछा जाता है परीक्षा में कि अगर शाकाहारी जंतु किसी जगह ज़्यादा हैं तो घास वृद्धि करेगी या नहीं करेगी, तो घास वृद्धि करती है, समझ रहे हैं बात। तो घास को खाते हैं शाकाहारी जंतु, और शाकाहारी जंतु घास को खा रहे हैं तो घास बहुत वृद्धि करती है, मतलब उत्प्रेरण का काम करती है, उत्प्रेरण का काम। अच्छा, अब शाकाहारी जंतु हैं, अच्छा इनको कौन खाता है, इनको जो खाता है, अच्छा जंतु का क्या खाएं, जंतु का मांस खाएंगे, जंतुओं का मांस खाएंगे अन्य जंतु, तो वो जंतु कहलाएंगे अपने मांसाहारी जंतु। अब मांसाहारी जंतु ने कौन को खा लिया, शाकाहारी को। अब मांसाहारी को तो कोई खाएगा, हाँ, तो जीते जी तो नहीं खा सकते कोई इन्हें। तो मांसाहारी जब मर गए तो इन्हें खा लिया अपघटक। अपघटक माना बच्चों बैक्टीरिया हो गए आपके, हो गए बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, जीव, कवक, ये अपघटक होते हैं। अपघटक जब ये मर जाता है मांसाहारी जंतु तो ये सड़ता है, इसके ऊपर कौन, वहाँ पर कीड़ा हो जाते हैं फिर छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं अपघटक, ठीक है। तो अपघटक का नाम पूछा जाएगा, बता देना बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीव आदि। एक और पूछा जाता है कि लानोस घास जो है कहाँ मिलेगी अपन को, तो ये मिलेगी वेनेजुएला देश में। लानोस घास वेनेजुएला देश में आपको देखने को मिल जाएगी।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो जो है समझ में आ रहा है। यहाँ पर अपन और देख लेते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष से चिपको और वृक्ष बचाओ, वृक्ष से चिपक के वृक्ष बचाओ। तो ऐसा किस आदमी ने कहा था? ऐसा कहा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसीलिए एक नाम पड़ गया कि वृक्ष बचाओ आदमी का नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन्होंने सब महिलाओं से कहा था कि पेड़ों से चिपक जाओ तो तुम्हारे गांव के पेड़ बचे रहें। तो एक कंपनी आई थी, तो कंपनी को भगने पड़ा था। ठीक है, तो वृक्ष बचाओ आदमी कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। अब हम और देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं परतों के बारे में। अपने वायुमंडल की जो परतें होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल पहली परत होती है अपनी। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन होते हैं। क्षोभ मंडल में ही बच्चों क्या होते हैं? मौसम